आप सभी का आईसीडीआर की इस फर्दर क्लास के अंदर स्वागत है। आप सभी बच्चे ये इम्पोर्टेंस रियलाइज़ कर लीजिए कि आईसीडीआर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर हो सकता है और इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये बहुत टेक्निकल भी है और बहुत सारी चीज़ें इसमें याद करनी पड़ती हैं। और कोई भी चीज़ मैं मानता हूँ आपको याद हो सकती है अगर आप उसे लॉजिकली समझ लें। लॉजिकली क्या है उसका कंसेप्ट वो समझ लें तो तब आप उसे अच्छे से लर्न कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि क्रैमिंग करनी होगी, क्रैम करना होगा आपको कंसेप्ट को। वो भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन समझ कर अगर लर्न करें तो बेहतर होगा। आइए, आज के लास्ट सेशन में मैंने क्या किया था, कुछ सिक्स जनरल कंडीशंस ठीक है डिस्कस की थी आपसे। आज के इस सेशन में जनरल कंडीशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, जनरल कंडीशंस को तो हम सिक्स ही कहेंगे, लेकिन इन्हें भी हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कहेंगे। इनके ऊपर भी एग्जाम में छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, आप इसे एक हेडिंग डाल सकते हैं इन पॉइंट्स के लिए। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप इनके लिए एक हेडिंग डाल सकते हैं, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स related with general conditions, related with general conditions। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो जनरल कंडीशंस के साथ रिलेट करते हैं। आइए, इनकी एक छोटी सी लिस्ट बना लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि क्या ये चीज़ है। अब टाइम ऑफ कंप्लायंस की बात कर रहे हैं। हमने कुछ कंडीशंस देखी, जनरल कंडीशन, सिक्स कंडीशंस देखी। हम देखेंगे इनका टाइम ऑफ कंप्लायंस, यानी कब ये कंडीशंस पूरी करनी है किसी इशूअर को। तो टाइम ऑफ कंप्लायंस के बारे में सीखेंगे। ऊपर एक वर्ड यूज हुआ, ऑफर डॉक्यूमेंट। आपने वहां पे एक वर्ड यूज किया, ऑफर डॉक्यूमेंट। ऑफर डॉक्यूमेंट वर्ड क्या मतलब क्या है? ठीक है, तो ऑफर डॉक्यूमेंट वर्ड आगे बहुत यूज होगा। ठीक है, और इसका कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या है ये कंसेप्ट। ठीक है, एक वर्ड यूज हुआ, डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज, काफी यूज होगा ये भी। एक वर्ड काफी अच्छे से यूज होगा, डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज। वैसे मैं ये कंसेप्ट बता चुका हूँ, उसका मीनिंग, डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग बता चुका हूँ, लेकिन आज एक फॉर्मल तरीके से इसे लिख लेंगे हम कि क्या होती है ये डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज। इसके बाद कंडीशंस फॉर इशू ऑफ वारंट्स, कंडीशंस ऑफ इशू ऑफ वारंट्स। अगर इशूअर शेयर वारंट्स इशू करना चाहता है तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं, दो कंडीशंस हैं छोटी छोटी, वो पूरी करनी होंगी। और एक आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट, जनरल कॉरपोरेट पर्पस का मतलब क्या है। सेबी ने 2012 में अमेंडमेंट के थ्रू जनरल कॉरपोरेट पर्पस की डेफिनेशन प्रोवाइड करी है। तो ये भी अच्छे से आपको कंसेप्ट, अमेंडमेंट डेफिनेशन, आपने सेबी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जनरल कॉरपोरेट पर्पस को डिफाइन करना है। तो 2012 की एक डेफिनेशन में जनरल कॉरपोरेट पर्पस सेबी ने बताया था। तो इसका भी, ये भी बहुत रिलेवेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल कॉरपोरेट पर्पस, और इशू में इसका क्या रोल है वो हम सीखेंगे। तो टोटल मिला के आप ये देखिए 5 पॉइंट्स हैं जो आज के सेशन में करने हैं। और फिर हम रेगुलेशन 5 करेंगे जिसमें हम मर्चेंट बैंकर्स को अपॉइंट करेंगे और दूसरे इंटरमीडियरीज को भी अपॉइंट करेंगे।
आपको वो जो डायग्राम था वो याद होगा। देखो पहले जनरल कंडीशंस करनी थी हमें, अब जनरल कंडीशंस तो हमें कर ली हैं, और उसके बाद आज की क्लास में जनरल कंडीशन से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स रह गए थे, तो उन्हें आज की क्लास में कर लेंगे। इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ मर्चेंट बैंकर करेंगे और फिर अपॉइंटमेंट ऑफ अदर इंटरमीडिएरीज करेंगे। तो हम सिलसिलेवार चलेंगे इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग। इस फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग हम अपना काम आगे बढ़ाएंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा, शाबाश। चलिए, जनरल कॉरपोरेट पर्पस क्या होता है, आइए हम इसे भी सीखने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल कॉरपोरेट पर्पस। और शुरुआत सिलसिलेवार करते हैं, तो सबसे पहले टाइम ऑफ कंप्लायंस देखते हैं। शाबाश। चलिए, आई टेक अनदर पेज फॉर दिस पर्पस। टाइम ऑफ कंप्लायंस, आप अपना एक आईसीडीआर की एक अलग से कॉपी बनाइए और उसे बहुत हैंडी रखिए अपने साथ। आपकी सक्सेस एक बुक है या एक आपका रजिस्टर है, आप इसमें से कितनी बारी गो थ्रू होते हैं ये डिपेंड करता है। आप अपनी माइंड की पावर को नहीं समझ सकते। आपका माइंड एक बहुत पावरफुल डिवाइस है। ऐसा मैंने बहुत सारी बुक्स का निचोड़ मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने माइंड की पावर के ऊपर 200-250 किताबें पढ़ी। मैं उसका क्रक्स बता रहा हूँ आपको, जूस बता रहा हूँ बेटा आपको। देखो, एक आदमी है, वो सारी उम्र सीखता है, सीख कर एक किताब पढ़ता है, एक किताब लिखता है। अब सुनना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। एक आदमी सारी उम्र पढ़ता है और एक किताब लिखता है, और एक रीडर, वो कितना स्मार्ट है, वो उस किताब को पढ़ लेता है। यानी उसके 20 साल का एक्सपीरियंस उसने एक किताब को पढ़ के ले लिया। ठीक है, तो रीड करने वाला लिखने वाले से भी ज़्यादा स्मार्ट मानता हूँ मैं। जो रीडर है वो लिखने वाले से भी स्मार्ट है। मैं अपनी लाइफ की 20 साल बिताऊं, कुछ नॉलेज अर्जित करूं, और उसके बाद एक किताब लिख दूं, आप उस किताब को खरीद कर पढ़ लो, तो आप मेरे से ज़्यादा स्मार्ट हैं। अगर आपने किसी अच्छी एक बुक को पढ़ लिया और आपकी उम्र 30 साल है और उस किताब को लिखने वाले का एक्सपीरियंस 10 साल है, तो बच्चों आप जानते हो आपका एक्सपीरियंस कितना होगा। आप हो 30 साल के, लेकिन आपका एक्सपीरियंस कितना होगा, 40 साल का। और आपने एक किताब और पढ़ ली, और उस किताब को जब लिखा गया तो उसका 10 साल का एक्सपीरियंस था। अब आपकी उम्र तो 30 साल है, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस 50 साल का है। इसीलिए कहते हैं रीडर्स आर लीडर्स। इसलिए कहा जाता है रीडर्स आर लीडर्स। तो आपने ये जो कॉपी बनानी है आईसीडीआर की, आप सिर्फ इसके अपने बुक के या कॉपी के सिर्फ पेज को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, जब आप पेजेस टर्न करते हैं, तो जो पेजेस टर्न करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस रास्ते से, अपने मान लीजिए अपनी कॉपी में जनरल कंडीशंस पढ़नी है, और वो जनरल कंडीशंस 15th पेज पे लिखी हुई हैं। तो थोड़ा सा टाइम 2 मिनट 4 मिनट आपके जरूर वेस्ट होंगे। तो 15 पेजेस तक आपने पहुंचना है। तो 15 पेजेस की जो जर्नी है, आप जो पेजेस टर्न कर रहे हैं, आप ऑब्जर्व करते जाइए कि इन 15 पेजेस में क्या क्या लिखा है। या आप खाली बैठे हैं, टाइम पास नहीं हो रहा आपका, और कुछ पढ़ने का भी मन नहीं है, आप सिर्फ पेजेस टर्न करेंगे। सिर्फ पेजेस टर्न करने से कि किस चैप्टर का कौन सा टॉपिक कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर दिया है, उसमें आपने कुछ अंडरलाइन किया हुआ है, साथ में मार्जिन में कुछ लिखा हुआ है। तो इस टेक्निक को आप यूज करेंगे तो आपकी मेमोरी बहुत जबरदस्त बिल्ड होगी। आपको
पता भी नहीं चलेगा कि कुछ दिनों के बाद आपको ये भी याद हो जाएगा कि ये वाला लाइन उस पेज के राइट हैंड साइड के अपर पार्ट पे लिखी हुई है। आपको कंटेंट तो छोड़िए, आपको ये याद हो जाएगा कि फलानी बुक के फलाने पेज पे ये लिखा हुआ है। लेकिन ये प्रैक्टिस है, ये एक छोटी सी टेक्निक मैंने आपको बताई। तो जब आप कॉपी बनाएं, इसकी कॉपी बड़ी सिस्टमेटिक होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि कॉपी पे भी आप पेज नंबर डालिए। जैसे आपकी कॉपी है, कॉपी पे यूजुअली पेज नंबर नहीं होते, आप उस पे भी पेज नंबर डालिए। और आप ऑब्जर्व करा करें कि पेज नंबर, इतने पेज नंबर पर क्या क्या बातें लिखी हैं। इसके लिए एक रीज़न ये है कि हमारी मेमोरी वैक्यूम में नहीं काम करती। हमारी मेमोरी को सपोर्ट चाहिए होती है, सपोर्ट चाहिए होती है। जैसे मंदिर में हम भगवान की पूजा करते हैं तो वैक्यूम में पूजा नहीं करते। समझने की बात है। आप मंदिर जाते हैं तो वहाँ भगवान जी का स्वरूप रखा होता है, उनकी मूर्ति रखी होती है। तो क्योंकि हम खाली वैक्यूम में ध्यान लगा ही नहीं सकते, हिंदुइज्म के पीछे ये लॉजिक है। इसीलिए वो लोग मूर्तियां यूज करते हैं मंदिरों में। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी मेमोरी को सपोर्ट करें, उसको कई चीज़ों के डायरेक्शन दें, कई चीज़ों से उसे अपनी अटेंशन को होल्ड करने का वो अपॉर्चुनिटी दें। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अपने एक लाइन की अच्छे किसी मोटिवेशनल थॉट्स लिख लेते हैं हर पेज के ऊपर। जैसे आप कोई डायरी परचेज करते हैं तो उसमें भी ऐसे लिखा होता है कि नीचे की तरफ हर पेज पर एक मोटिवेशनल थॉट लिखा होता है। तो उस थॉट के साथ एसोसिएट हो जाता है कि उस पेज पे मैंने क्या लिखा था। तो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स। और कुछ बच्चों के साथ तो मैंने ये पेजेस टर्न करने की टेक्निक भी मैं सिखाता हूँ कि पेजेस को टर्न कैसे करना है। आप बुक रख के बैठ जाएंगे और मैं आपको इतना एक पावरफुल मेथड बताऊंगा रिवीजन करने का कि 2 घंटे के अंदर आप 500 पेज रिवाइज कर सकते हैं, 400 पेज रिवाइज कर सकते हैं, सिर्फ 2 घंटे के अंदर। लेकिन उसके लिए आपको मैं जो अपने फिजिकल सेंटर्स में विजिट करता हूँ तो वहीं वो चीज़ मैं लाइव करके बच्चों को सिखा सकता हूँ। तो जो भी बच्चे डिफरेंट सेंटर्स में क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो बेटा मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सभी सेंटर्स में विज़िट करने की। और कुछ सेंटर्स में मैं ये टेक्निक जहाँ विज़िट करूँगा वहाँ बच्चों को ज़रूर ये टेक्निक सिखाऊंगा कि बेटा ये यूज़ कैसे करना है, कॉपी को यूज़ कैसे करना है, नोट्स को यूज़ कैसे करना है, बुक को यूज़ कैसे करना है, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप अपनी मेमोरी को बिल्ड कर सकें। तो ये ICDR एक लंबा चैप्टर है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आप करेंगे। तो आप एक सिस्टमेटिक कॉपी बनाएं अपनी, चाहे वो कॉपी आप 20 रुपये वाली कॉपी लेकर आएँ, बहुत भारी भारी कॉपी नहीं बनाएं, ठीक है। आप एक जिसका ब्रॉडर पेपर हो, 20 रुपये 30 रुपये वाली पतली कॉपी आप लेकर आएँ और उसे डेजिग्नेट कर दें। भाई ये कॉपी, डेजिग्नेट वर्ड यूज़ किया मैंने, है ना, डेजिग्नेट, यहाँ भी एक वर्ड आया डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज। तो एक स्पेसिफाई कर दें आप, भाई ये चीज़ इस चीज़ के लिए है, ये चीज़ इस चीज़ के लिए है। चलिए तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। ये मेमोरी के ऊपर मैंने आपको कुछ बातें बताई। तो क्रक्स ये है कि जब आप पेजेस को टर्न करते हैं तो आप ब्लाइंडली ना करें। जैसे फॉर एग्जांपल आप यात्रा करते हैं ना, तो यात्रा करते हैं तो आप यहाँ से अपने सिटी से वैष्णो देवी गए मान लीजिए, तो वैष्णो देवी के बीच में कुछ पहाड़ आ रहे हैं, कुछ ढाबे आ रहे हैं, कुछ नदियाँ आ रही हैं, तो आप ऑब्जर्व करके जाइए। तो आपको देखो जर्नी का मज़ा आएगा, जर्नी आपको इंटरेस्टिंग लगेगी कि ये रास्ते में पड़ाव आए थे। चलिए हम बात को आज की शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने सीखना है जनरल कंडीशन से रिलेटेड कंसेप्ट टाइम ऑफ कंप्लायंस, ठीक है। चलिए पहला पॉइंट हम लिखेंगे टाइम ऑफ कंप्लायंस। अब इन कंडीशंस को पूरा कब करना है, ठीक है, किस वक्त पूरा करना है। तो कंपनी को, शाबाश, कंपनी को यहाँ पर 3 तरह की अथॉरिटीज से डील करना पड़ता है एक ही समय में। एक ही समय में 3 तरह की अथॉरिटीज हैं जिनके साथ कंपनी को डील करना पड़ता है, जिनके बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। एक तो है इसमें सबसे बड़ी चीज सेबी, दूसरा है ROC और तीसरा है स्टॉक एक्सचेंज।
ठीक है। तो किस वक्त पहले से भी ऑफर डॉक्यूमेंट को यानी प्रोस्पेक्टस को ड्राफ्ट स्टेट में लिखती है और सेबी के साथ फाइल करती है। फिर सेबी क्या करती है कि ये चीज़ मैं बहुत अच्छा डायग्राम बना के एक एक स्टेप को इसमें मैं आपको समझाऊंगा बाद में, मे बी अगली क्लास में या इससे अगली क्लास में हम ये पूरा फाइलिंग का एक डायग्राम, एक पिक्चर बनाएंगे और उस पिक्चर के थ्रू समझेंगे, क्योंकि मैं मानता हूँ पिक्चर स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स। ठीक है, ये बात तो आपको भी पता है, एक जग जाहिर बात है कि पिक्चर ज़्यादा जल्दी याद होती है ना कि वर्ड्स जल्दी याद होते हैं। तो इस डायग्राम में एक पूरे हम अच्छे तरीके से बनाएंगे पूरे पेज पे कि कैसे ये फाइलिंग होती है। तो सबसे पहले ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट को सेबी के साथ फाइल किया जाता है और सेबी उसमें कुछ चेंजेस सजेस्ट करती है कि भाई ये बात ठीक नहीं लिखी, ये बात गलत लिखी है, ऐसा कुछ सेबी सजेशन करती है। आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द सजेशन ऑफ सेबी इन द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, तो फाइनल जो डॉक्यूमेंट है प्रोस्पेक्टस है, ठीक है, फिर बाद में आरओसी के पास या स्टॉक एक्सचेंज के पास फाइल किया जाता है। तो किस वक्त आपको ये कंडीशंस you must comply these conditions at what time? At the draft state time or at the time of final filing of prospectus and draft offer document? आइए इस चीज़ को लिखते हैं, इस चीज़ को अच्छे से लिख लेते हैं। Companies issuing securities through public offer यहाँ प्रॉपर वर्ड लिखिए, पब्लिक इशू कंपनीज इशूइंग सिक्योरिटीज थ्रू पब्लिक इशू और राइट इशू shall satisfy the जनरल कंडीशंस। और कौन सी है वो जनरल कंडीशंस जो ऊपर आप पहले लिख चुके हैं, ठीक है। जनरल कंडीशंस एट द टाइम ऑफ नंबर फर्स्ट, टाइम ऑफ फाइलिंग नंबर फर्स्ट, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट टू सेबी, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट टू सेबी। और दूसरा है इसके अंदर पॉइंट है फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट टू आरओसी एंड स्टॉक एक्सचेंजेस। तो मैंने बोला कि 3 लोगों से डील करना पड़ेगा कंपनी को, इशूअर को, सेबी से, आरओसी से और स्टॉक एक्सचेंज से। तो जब तीनों लोगों से सेबी संपर्क करेगी, तीनों अथॉरिटीज से सेबी संपर्क करेगी, तो तीनों पॉइंट पर शाबाश ध्यान से समझ लीजिए, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट टू सेबी के टाइम पर भी 6 कंडीशंस पूरी करनी है। और जब आप फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट आरओसी को करेंगे या स्टॉक एक्सचेंज को करेंगे, ठीक है, डीएससी एससी को यहाँ पे डीएससी कर लीजिए, डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज कर लीजिए, ठीक है। तो हर वक्त आपको ये कंडीशंस पूरी करनी है, यानी जब भी आप इन अथॉरिटीज़ के संपर्क में आएंगे पब्लिक इशू से रिलेटेड या राइट इशू से रिलेटेड, तो आपको हर वक्त इन कंडीशंस को कंप्लाई करना है। शाबाश बेटा। नेक्स्ट पॉइंट आज की क्लास का टारगेट है हमारा
नेक्स्ट पॉइंट, चलिए लिस्ट निकालिए। टाइम ऑफ कंप्लायंस ऑफ जनरल कंडीशंस लिख लीजिए यहाँ पे, ताकि आपको याद रहे कि आप किस चीज़ का कंप्लायंस कर रहे हैं। जनरल कंडीशंस, टाइम ऑफ कंप्लायंस ऑफ जनरल कंडीशंस। अब यहाँ पे एक वर्ड बार बार यूज होगा, ऑफर डॉक्यूमेंट, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, है ना, फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट। ये ऑफर डॉक्यूमेंट का वक्त होता क्या है, आइए इसका हम मीनिंग जान लें कि ऑफर डॉक्यूमेंट बार बार जो ये यूज होगा, क्या कंसेप्ट है ये ऑफर डॉक्यूमेंट का। अब ये ऑफर डॉक्यूमेंट आप दो जगह यूज करते हैं वर्ड। इन द केस ऑफ public issue of shares and in the case of right issue of shares। तो दो जगह आप ये वर्ड्स यूज करते हैं ऑफर डॉक्यूमेंट। इसका क्या मतलब है, आइए एक बार अच्छे से समझ लें क्या मतलब है, ठीक है। अब पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स जब आप कर रहे हैं, ठीक है, और जब राइट इशू ऑफ शेयर्स कर रहे हैं, तो ये ऑफर डॉक्यूमेंट किस चिड़िया का नाम है, ठीक है। चलिए पब्लिक इशू के टाइम पर अब ये जो वर्ड्स आएंगे ये आप सुन लीजिए इनको, लेकिन इनका कंसेप्ट आपको लेटर ऑन क्लियर होगा। और अगर कंपनी लॉ में ये कंसेप्ट आपने अच्छे से किया था तो अच्छे से ये आपको समझ में बातें आ जाएंगी। अगर कंपनी लॉ अच्छे से आप पढ़कर आए हैं तो ये बातें आपको लिखते ही समझ में आ जाएंगी। रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस मैं आज के क्लास में इन्हें नहीं समझा पाऊंगा, तो क्योंकि आज का मेरा कंटेंट ऑब्जेक्टिव दूसरा है। रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस और शेल्फ प्रोस्पेक्टस, ठीक है। लेकिन मैं आपकी कंपनी लॉ की नॉलेज पे रिलाई नहीं कर पाऊंगा, मैं तो आपको ये चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। ये चीज़ें मुझे तो समझानी पड़ेंगी। बुक बिल्डिंग जब कंसेप्ट शुरू होगा, बुक बिल्डिंग, तो वहाँ ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, अब आप सुन लीजिए कि अगर पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स है तो ऑफर डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है। रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस और शेल्फ प्रोस्पेक्टस, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, ठीक है बेटा। और ये सारे वर्ड्स आपको कहाँ डिफाइन किए गए हैं, कंपनीज एक्ट 2013 में भी डिफाइन किए हैं और 1956 में भी डिफाइन किए गए थे, लेकिन अभी तो आपने 2013 में इन कंसेप्ट्स को पढ़ना है। रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस और शेल्फ प्रोस्पेक्टस और इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। ये जो पब्लिक इशू हम करेंगे तो ऑफर डॉक्यूमेंट वर्ड यूज करेंगे, तो ऑफर डॉक्यूमेंट का मतलब ये सब चीजें होंगी। और जब हम राइट शेयर का इशू करेंगे तो वहां पे क्या ऑफर डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होगा, लेटर ऑफ ऑफर विद डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज, तो आपको बस इतना बताया है ये ऑफर डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होगा। यानी अगर हम पब्लिक इशू कर रहे हैं और हम ये तीन वर्ड यूज करेंगे तो उन तीन वर्ड्स का मतलब क्या है ऑफर डॉक्यूमेंट। रेड हरिंग प्रोस्पेक्टस और शेल्फ प्रोस्पेक्टस, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। और आपने जब कंपनी लॉ पढ़ा था तो वहाँ आपने इन तीनों कंसेप्ट्स को अच्छे से किया था। मैं भी जब बुक बिल्डिंग तक हम पहुँचेंगे तो तब तक उससे पहले ही मुझे ये तीनों कंसेप्ट आपको दोबारा से एक बार याद दिलवाने पड़ेंगे, ठीक है। और राइट इशू ऑफ शेयर्स की बात अगर हम करेंगे, राइट इशू ऑफ शेयर्स की बात अगर हम करें तो लेटर ऑफ ऑफर विद डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज इज कॉल्ड ऑफर डॉक्यूमेंट। तो दो बातें हमने सीखी, हमें टोटल 5 बातें सीखनी है, ठीक है। देखो शाबाश, टोटल 5 बातें हम आगे बढ़ने के लिए सीखनी है। और थर्ड है डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज। आइए हम डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज का मीनिंग भी यहाँ समझते हैं। किसी एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर लिस्ट होना जरूरी है। चलिए
आइए इसे हम हेडिंग डालें डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज। हाँ जी, तो मैं बात कर रहा था किसी एक स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होना जरूरी है, कंपलसरी है, और एक से ज़्यादा पर भी आप लिस्ट कर सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज? रेगुलेशन 2 को रेफर करेंगे यहाँ पे हम। रेगुलेशन 2 में इसकी डेफिनेशन दी है। आइए इसे हम पॉइंट वाइज नोट करें ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या है? इट मीन्स क्या मतलब है इसका? आरएसी डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, in which securities of an issuer are listed or proposed to be listed। या तो लिस्टेड है या प्रपोज टू बी लिस्टेड है। एंड which is chosen by the issuer as a designated stock exchange for the purpose of a particular issue of securities। आप ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। भाई चूज आपको कहां करना पड़ता है? सुनिए तो, समझिए तो बेटा, चूज कहां करना पड़ता है आपको? ठीक है, वर्ड आया चूजन, विच इज चूजन। अब मेरा सवाल है कि चूज कहां करना पड़ता है? ठीक है, आप समझदार हैं, इस लेवल तक पहुंचे हैं पढ़ाई के, तो इतनी बात का तो जवाब आप दे ही सकते हैं। इतनी तो कॉमन सेंस में आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि चूज कहां करना पड़ता है। चूज वहां करना पड़ता है जहां एक से ज्यादा ऑप्शंस होंगे। यानी इट मींस आरएससी, यानी डीएससी इज दैट आरएससी, डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज यानी डीएससी इज दैट आरएससी विच इज चूजन बाय द इशूअर। चॉइस किसकी चलेगी? इशूअर की चलेगी। ठीक है, एज अ डीएससी for the purpose of a particular issue of securities। यानी put it simply बेटा, अगर शेयर्स एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज में, एक से ज्यादा आरएससी में लिस्टेड हैं, तो उनमें से एक आरएससी को इशूअर चूज करेगा कि इस इशू के लिए ये वाली स्टॉक एक्सचेंज डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज मानी जाएगी। है ना? समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? इस वाले इशू के लिए ये वाली स्टॉक एक्सचेंज डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज मानी जाएगी, तो ऐसा इशूअर चूज करेगा। नंबर पहली पॉइंट, ये नंबर एक चीज आपको समझ में आई। चलिए हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। शाबाश, हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, और इससे पहले हम इस चीज को समझें। चलिए, इससे पहले हम इस चीज को समझें। हाँ, इससे पहले हम इस चीज को समझें, तो नेक्स्ट पॉइंट हम इसका नोट करेंगे बेटा। नेक्स्ट पॉइंट इसका हम नोट करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट पॉइंट आपने देखा, वेयर वन और मोर of such stock exchanges have been
कुछ इस तरह से लिखिए, वेयर वन और मोर ऑफ सच स्टॉक एक्सचेंजेस हैव नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स। नेशन, एक चीज और भी ध्यान रखनी है आपने, नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स। तो डीएससी आप किसे बना सकते हैं, वेयर वन और मोर ऑफ सच स्टॉक एक्सचेंजेस, मान लीजिए दो स्टॉक एक्सचेंज हैं और एक की नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल है और एक के पास नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल नहीं है, तो डीएससी उसी को बना सकते हैं जिसके नेशनल वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल हो। और आपने दो स्टॉक एक्सचेंज चुनी और दोनों के नेशनल वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स हैं, फिर आप चॉइस करोगे, वेयर वन और मोर ऑफ सच स्टॉक एक्सचेंज हैव नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स, द इशूअर शैल चूज। आप नोट करेंगे बेटा, द इशूअर शैल चूज। यहां पे इशूअर चूज करेगा कि उसमें से एक को वो क्या बनाए, डीएससी बनाए। चूज वन ऑफ देम, चूज वन ऑफ देम एज डीएसई। डीएससी। आइए एक पॉइंट और इसका हम लिखना चाहते हैं, यहां पे एक सवाल मन में उठता है, द इशूअर के पास एक और चॉइस है, may also choose a different RSE. The issuer may also choose a different RSE as a DSE for any subsequent issue of securities. Issuer क्या कर सकता है, may also choose a different RSE as a DSE for any subsequent type of issue of securities. आप इस चीज को नोट करेंगे, आई एम सॉरी। तो डीएससी के बारे में आपने सुना, डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज। एग्जाम में 2-4 नंबर का क्वेश्चन भी इस पे स्पेसिफिकली आ सकता है कि व्हाट यू मीन बाय डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज। तो आप ये आंसर लिख कर आएंगे, रेगुलेशन 2 को रेफर करके आएंगे, कोई माइका लाल आपका एक नंबर नहीं काट सकता। इस पार्ट से एक और मजे की बात बता रहा हूं आपको कि इस पार्ट से नंबर बहुत मिलते हैं। ये जो आईसीडीआर और सेबी वाला पार्ट है, यहां से नंबर बहुत मिलते हैं बेटा। नंबर अगर आपने ठीक लिखा है तो नंबर, अब आरएससी को हमने, डीएससी को रेगुलेशन 2 के अकॉर्डिंग सारा कवर कर लिया, बताओ कहां से नंबर काटेगा आपके, उसके पास चॉइस ही कोई नहीं है जहां से वो नंबर काटे आपके बेटा। आइए हमने लिस्ट पूरी करनी है अपनी पहले, फिर हमें मर्चेंट बैंकर की अपॉइंटमेंट करनी है। पहले लिस्ट पूरी करेंगे फिर मर्चेंट बैंकर की अपॉइंटमेंट करेंगे। आइए डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज हमने सीखा। अब हम फोर्थ करेंगे कि कंडीशंस ऑफ इशू ऑफ वारंट्स। अगर हम वारंट्स इशू करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशंस हैं। शाबाश बेटा, ये भी चॉइस है एक, अगर वो करना चाहता है तो कर सकता है, ये भी एक चॉइस है। आइए तो एक हेडिंग डालिए, कंडीशंस फॉर इशू ऑफ वारंट्स। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, छोटा क्वेश्चन 2-4 नंबर आपको दिला देगा। कंडीशंस फॉर issue of warrants। conditions for issue of warrants। चलिए देखो वर्ड क्या यूज हुआ वारंट्स के लिए, वारंट्स में वर्ड यूज कर रहा है, मे बी इशूड, वारंट्स में बी इशूड। बहुत ध्यान से आपने ये बात लिखना है, warrants may be issued
along with public issue, along with public issue और right issue, पब्लिक इशू के साथ भी हो सकते हैं, और राइट इशू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज subject to following conditions. Conditions for issue of warrants की बात कर रहे हैं. Warrants may be issued along with public issue or right issue of specified securities subject to following conditions. चलिए आइए हम इसे समझने की कोशिश करेंगे. फर्स्ट कंडीशन है इसकी, फर्स्ट कंडीशन है सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस में हमने बात करी. आइए फर्स्ट कंडीशन को हम रखेंगे इसके साथ द टेन्योर. टेन्योर क्या होता है बेटा? अवधि. टेन्योर ऑफ such warrants shall not exceed अब टेन्योर की बात कर रहे हैं. टेन्योर कितना? 12 महीने का टेन्योर रखा है. द टेन्योर ऑफ सच वारंट शैल नॉट एक्सीड 12 months. और जहां भी टेन्योर की बात आएगी तो वो कहां से आप कैलकुलेट करेंगे, ये बात भी जरूरी है. फ्रॉम द डेट ऑफ allotment, फ्रॉम द डेट ऑफ allotment. और दूसरी इसकी कंडीशंस हैं नॉट मोर देन वन वारंट, यानी एक सिक्योरिटी के लिए एक ही वारंट यूज होगा. नॉट मोर देन वन वारंट shall be attached. Not more than one warrant shall be attached to one specified securities. To one specified security. ठीक है. इन दो कंडीशंस के साथ आप वारंट्स इशू कर सकते हैं. इन दो कंडीशंस के साथ आप वारंट इशू कर सकते हैं. आइए इसी सीरीज का अपना लास्ट पॉइंट हम करेंगे, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस का मतलब क्या है. तो हेडिंग डालिए जनरल कॉर्पोरेट पर्पस. और इस कंसेप्ट को मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा. इस कंसेप्ट को मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा. ये जो सेबी की अमेंडमेंट है, शाबाश, आप ध्यान से इसे नोट करेंगे. पेज पर आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं. तो सेबी हैज नोटिफाइड अमेंडमेंट्स टू आईसीडीआर रेगुलेशंस 12 अक्टूबर 2012 को अमेंडमेंट आई हैं. और इसमें कुछ चीज़ों को, सम ऑफ द की अमेंडमेंट्स आर, कुछ चीज़ों को यहाँ पर अमेंड किया गया है और उन अमेंडमेंट्स को हमें पढ़ना है. तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस को डिफाइन किया है. हैज बीन डिफाइंड टू इंक्लूड सच आइडेंटिफाइड पर्पसेस फॉर विच नो स्पेसिफाइड अमाउंट इज एलोकेटेड और एनी अमाउंट सो स्पेसिफाइड टुवर्ड्स जनरल कॉर्पोरेट पर्पस. जनरल कॉर्पोरेट पर्पस हैज बीन डिफाइंड टू इंक्लूड सच आइडेंटिफाइड पर्पस फॉर विच
no specific amount is allocated or any amount so specified towards general corporate purpose. The amount allocated for general corporate purpose in the draft of a document cannot exceed, ये बात इंपॉर्टेंट है, 25% of the amount proposed to be raised by the company. तो general corporate purpose has been defined to include such identified purposes for which no specific amount is allocated or any of amount specified towards the general corporate purpose. The amount so allocated for general corporate purpose in the draft of a document cannot exceed 25% of the amount proposed to be raised by the company. तो ये 5 कंसेप्ट आपने आज के सेशन में सीखे। इन सभी 5 कंसेप्ट्स को आपने जनरल कंडीशंस के साथ पढ़ना है और लर्न करना है। आगे आने वाले सेशन में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा रेगुलेशन 5, और रेगुलेशन 5 में हम करेंगे प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ मर्चेंट बैंकर्स, इंटरमीडियरीज, राइट, और उनसे